Hello students, this is Shweta. Welcome to this online class of biology. In this lecture, we are going to discuss regarding breath of life. हम सबको पता है कि हमारी ज़िंदगी किस पे डिपेंड करती है. That is what? That is air. हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. एंड ऑक्सीजन इज़ व्हाट? ऑक्सीजन इज़ द कंपोनेंट ऑफ एयर. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बायोस्फीयर के फिज़िकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो एयर है, एयर क्या है, ये एयर कैसे क्रिएट होती है. राइट. उससे पहले हम क्या देखेंगे, आप में से बहुत सारे बच्चों को एयर की कॉम्पोजिशन का पता भी होगा. एयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है 78%. राइट. ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है 21%. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है 0.03%. इसके अलावा एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं और थोड़ी दूसरी गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं. और यही रीज़न है कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे लाइफ सरवाइव करती है. जो दूसरे प्लैनेट्स हैं लाइक वीनस हो गया, मार्स हो गया, यहाँ पे लाइफ नहीं है. यहाँ पे लाइफ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है. एटमॉस्फेयर अगर है तो उस एटमॉस्फेयर का मेजर कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड है. और हम लोगों को ब्रीथ करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हम लोगों को ब्रीथ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की. राइट. तो यहाँ पे हमारे जो वीनस और मार्स प्लैनेट हैं, वीनस और मार्स प्लैनेट के अंदर 95 to 97% CO2 की क्वांटिटी होती है. दैट इज़ वाई वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. ये क्वेश्चन एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है कि वाई on Venus and Mars life does not exist. So reason is this, because there the carbon dioxide constituents are more than other gases. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, मात्रा जो है वो ज़्यादा है, और हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है. राइट. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये समझना ज़रूरी है, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, हमारे अर्थ प्लैनेट पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं. तो बायोटिक के अंदर क्या आएगा? बायोटिक के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं. और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्रोकार्योटिक भी हो सकते हैं और वो यूकार्योटिक भी हो सकते हैं. मैंने आपको चैप्टर सेल में प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है. स्टिल आई टेल यू अगेन अ स्मॉल पॉइंट बट द मेन, कि जो यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस डिफाइंड होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. और प्रोकार्योटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते. बट ये दोनों के दोनों होते लिविंग कंपोनेंट्स हैं. और दोनों लिविंग कंपोनेंट्स को, सभी के सभी लिविंग कंपोनेंट्स को सरवाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सभी को ज़रूरत होती है एनर्जी की. राइट. और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमको मिलती है हमारे फूड से. ठीक है. और फूड से एनर्जी कैसे मिलती है? इस फूड का क्या होता है? इस फूड का ब्रेक डाउन होता है. राइट. जब ये फूड ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है? तो निकलती है एनर्जी. और ये एनर्जी हमारी बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होती है. और फूड का जो ब्रेक डाउन होता है वो होता कैसे है? फूड के ब्रेक डाउन के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की. राइट. अगर फूड को ऑक्सीजन मिलेगा तभी इसका ब्रेक डाउन होगा, और जब फूड का ब्रेक डाउन होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, और हमें अगर एनर्जी मिलेगी तो हम अपनी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर पाएंगे, हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे. राइट. दूसरी चीज़ कि जो हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, हमने ग्लूकोज यूज़ कर लिया, हमने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, तो उसके बाद हम क्या एलिमिनेट करेंगे, क्या निकालेंगे? हमारा जो बाय प्रोडक्ट होगा, हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड. और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंबस्टन से भी प्रोड्यूस होती है. कंबस्टन होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट भी.
ठीक है। जंगल जो जलना होता है, आग जो होती है, दैट इज़ कंबशन। कंबशन से और ह्यूमन बीइंग अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। स्टिल फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मेंशन है कि मियर फ्रैक्शन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट है। मियर फ्रैक्शन मतलब नाम मात्र की, मैंने अभी आपको परसेंटेज बताई थी, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। दैट इज़ मियर, नथिंग के बराबर है। लेकिन प्रोड्यूस देखिए आप कितनी ज़्यादा हो रही है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड है वो, ठीक है। कैसे वो मैं आपको भी बताती हूँ। जैसे ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आप सबको पता है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, राइट। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू उनको ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी, वाटर, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देते हैं ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज इज़ व्हाट? ग्लूकोज प्लांट का खाना है, ठीक है। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज की फॉर्म में फिक्स कर देते हैं और वो बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ग्लूकोज फिक्स हो गई। दूसरी चीज़, जो मेराइन एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एज कार्बोनेट्स यूज़ करते हैं शेल्स बनाने के लिए, अपनी कवरिंग बनाने के लिए। ये वो एनिमल्स होते हैं जो समुद्र के आसपास मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। ये अपनी कवरिंग बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एज कार्बोनेट्स। तो देखिए ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड है और मियर क्वांटिटी में, मियर फ्रैक्शंस में मिलती है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फाउंड इन मियर फ्रैक्शन although it is produced in a lot of quantity. तो your answer will be carbon dioxide is fixed in two ways. पहला तरीका है, पहला वे है कि ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देते हैं एज ग्लूकोज, और दूसरा मेराइन एनिमल्स अपने शेल बनाने के लिए कार्बोनेट्स का यूज़ करते हैं और कार्बोनेट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, राइट। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम अब तक पढ़ रहे थे कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी एयर पे डिपेंड करती है, एयर में भी ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। यही डिफरेंस है दूसरे प्लैनेट्स और हमारे प्लैनेट पे। हमारे प्लैनेट पे ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं है। दैट इज़ वाई वी आर सर्वाइविंग। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। उन लाइफ प्रोसेसेस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फिक्स हो रही है ये हमने ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। हम एटमॉस्फेयर की ही बात कर रहे थे, एयर की ही बात कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि इस एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर क्या रोल है। ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर एज ब्लैंकेट वर्क कर रहा है, राइट। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस और वाटर है, ये क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम करता है। क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम कैसे करेगा? यहाँ पे मेंशन भी है कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह वर्क कर रहा है। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये बैड कंडक्टर होता है हीट का। बैड कंडक्टर का मतलब क्या होता है? अगर इसमें एक बार हीट आ गई तो वो धीरे धीरे आगे पास ऑन होगी, वो पास ऑन नहीं होगी। उसको ये कंजर्व करके रखेगा, प्रिजर्व करके रखेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। तो जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, स्टडी करके रखता है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा या बहुत कम करके रखता हो। डे टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और नाइट टाइम में टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊँगी। सन और मून, जो सन है, सन से सनरेज निकलती हैं,
ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और हमको गर्मी लगती है। लेकिन रात को सनलाइट नहीं होती है, टेम्परेचर कम होता है, इस कारण से हमको गर्मी कम लगती है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, राइट। अगली स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं, यू जस्ट रीड इट ऑन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि रिलेटेड है पिछले टॉपिक से ही, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ एयर। 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ विंड, तो आंसर इज़ मूवमेंट ऑफ एयर इज़ नोन एज विंड। हम एयर की बात कर रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, राइट। हवा, हम सबको पता है हवा क्या होती है, एयर की मूवमेंट को ही हवा कहा जाता है। बट हमारा कंसेप्ट ये है कि जो ये एयर है ये क्रिएट कैसे हो रही है, राइट। आपके माइंड में बहुत बार क्वेश्चंस आते होंगे कुछ, वो क्वेश्चंस इस तरह से हो सकते हैं कि कई बार आप देखते हैं कि जो एयर है, आपको ये क्लियर हो गया है कि मूवमेंट ऑफ एयर विंड है। अब पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं तो मतलब हवा चल रही है, ये नॉर्मल है, ये हर बच्चे को पता होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, गर्मी होती है, कई बार बहुत अच्छी हवा चल रही होता है ना ऐसा, जेंटल ब्रीज मतलब हवा, अच्छी सी हवा चल रही होती है धीरे धीरे। कई बार ऐसा होता है आंधी आती है, स्ट्रॉन्ग विंड आती है, और कई बार टेरिबल स्टॉर्म, तूफान तक आ जाता है और रेन्स होती है, बारिश होती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं और हम इन चीज़ों से अवेयर भी हैं। हमारे चारों तरफ ऐसा होता है, हमारे सराउंडिंग में ऐसा होता है। कई बार बारिश होती है, कई बार मौसम गर्म होता है, कई बार हल्की हवा चलती है, और कई बार तूफान आता है। तो इन सब चीज़ों के रीज़न्स क्या हैं, इनके रीज़न्स हम इस लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। आपने देखा होगा जो हमारी हवा है और जो ये चीज़ें हैं, जो ये मूवमेंट्स हो रही हैं एयर की, जो ये विंड क्रिएट हो रही है, तूफान आ रहे हैं, रेन्स आ रही हैं, इनका रीज़न है एटमॉस्फेयर में चेंजेस, ठीक है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है, अगर इसमें चेंजेस आते हैं तो तूफान भी आ सकता है, बारिश भी आ सकती है, मौसम गर्म भी रह सकता है। और इसमें चेंजेस क्यों आते हैं, इन चेंजेस के 2 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है एयर का हीट होना, राइट। सबसे पहला क्या रीज़न है, सबसे पहला रीज़न है एयर का हीट होना, गर्म होना। और एयर हीट कैसे होगी, मैं आपको बताती हूँ एयर हीट कैसे होगी। ये हमारी अर्थ है, राइट, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ की तरफ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे सनलाइट है, सन है, यहाँ से सन की रेज़ यहाँ तक आ रही हैं। जब सन रेज़ यहाँ तक आएंगी तो अर्थ प्लैनेट गर्म हो जाएगा और सारी कुछ सन रेज़ अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी सन रेज़ चली जाएंगी, ठीक है, बाकी सन रेज़ वापस चली जाएंगी। इस प्रोसेस को री रेडिएशन भी बोला जाता है, सन रेज़ का वापस चले जाना। सन रेज़ जो हैं एटमॉस्फेयर में बैक चली जाएंगी, दिस इज़ एटमॉस्फेयर, दिस इज़ अर्थ। तो जब सन रेज़ एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई तो आप देखिए एटमॉस्फेयर से ऊपर भी सन है, तो एटमॉस्फेयर यहाँ से भी गर्म हो रहा है, राइट, और एटमॉस्फेयर को यहाँ से भी गर्मी मिल रही है ना। तो एटमॉस्फेयर को दोनों तरफ से गर्मी मिल रही है, तो क्या होगा, तो गर्मी होगी। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, दूसरा रीज़न हो सकता है वाटर वेपर्स का फॉर्म होना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में 2 चीज़ें हो सकती हैं। अर्थ क्रस्ट में अर्थ होती है जिसमें हम रहते हैं, या फिर पानी होता है। तो पानी के बहुत बड़े बड़े रेजर्वोयर्स होते हैं, जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, ये जो पानी है वेपर्स में बन के उड़ जाता है। आपने नॉर्मल भी देखा होगा, अगर आप अपनी गैस पे कुछ पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख रहे हैं और उसका ढक्कन आपने बंद नहीं करा, तो थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जो पानी है वो कम हो जाएगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, ख़त्म होने लग जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं, जो ये एयर है, ये एयर चलती कैसे है, क्रिएट कैसे हो रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एयर क्रिएट होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है बच्चों, वो है प्रेशर। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
एयर चलने का सबसे बड़ा रीज़न है प्रेशर। ये आपको ध्यान रखना है। वो प्रेशर कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ ये सन है, ठीक है, ये सन है। सन से क्या निकल रहा है? सन से रेज़ निकल रही है, मैंने अभी आपको बताया था। अर्थ का ये वो रीज़न है जहाँ पे सन रेज़ आ रही हैं, ठीक है, पर ये वो रीज़न है जहाँ पे सन रेज़ नहीं पहुँच पा रही हैं। आपको क्लियर हो रहा है? अर्थ का एक ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे सन दिखाई दे रहा है, और ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे सन रेज़ नहीं पहुँच पा रही हैं। यहाँ पे सन रेज़ नहीं पहुँच पा रही हैं। सन की जो गर्मी है, सन की जो हीट है, इस एरिया तक नहीं पहुँच पा रही है। तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, लेकिन यहाँ पे सन रेज़ आ रही हैं तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। तो जब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? एयर हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो जो कोई भी चीज़ गर्म होती है, उस गर्म चीज़ का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कम होता है, उसके पार्टिकल्स डेंस नहीं होते, तो ये एयर ऊपर उठना शुरू कर देगी। आपको बात क्लियर हो रही है? सन रेज से रेज निकल रही हैं, हीट निकल रही हैं, जो हीट अर्थ तक आएगी ये अर्थ को गर्म करेगी, और गर्म होने के कारण एयर के जो पार्टिकल्स हैं ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया लो प्रेशर का होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। दूसरी साइड ये जो एरिया है यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट नहीं पहुँच रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है। और हाई प्रेशर का मतलब क्या है? हाई प्रेशर का मतलब ये है जो यहाँ पे एयर है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसके पार्टिकल्स डेंस होंगे। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस वो मूवमेंट होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर भी ऐसे ही होगा। जो एरिया जहाँ पे टेम्परेचर कम था उस एरिया से मॉलिक्यूल्स उस एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, क्योंकि जो कम वाला टेम्परेचर है ये मॉलिक्यूल्स ने यहाँ मूव करना शुरू कर दिया। जब इन मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पे मूव करना शुरू कर दिया, ये हाई प्रेशर था, ये लो प्रेशर है, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और इस मूवमेंट को एयर बोल रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेक्शन करंट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जो कन्वेक्शन करंट है ये कोई करंट तो नहीं है। तो बेटा ये जो कन्वेक्शन करंट है, जो ये एयर का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एयर जो ये अप और डाउन जा रही है ना, इस चीज़ को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है तो कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट होते हैं। इस प्रेशर को ही कन्वेक्शन करंट्स कहा जाता है और इसी से हमारी हवा क्रिएट होती है। ये एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, दैट्स वेरी इजी। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जो कई बार क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, कोस्टल एरियाज़ मतलब वो एरियाज़ जहाँ पे समुद्र पास में है, पानी पास में है, तो उन एरियाज़ में क्या होता है, उन एरियाज़ में अच्छी हवा फील होती है। तो उसका रीज़न भी अभी मैंने ऊपर जो कंसेप्ट बताया था उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। देखो, जब एक एरिया वो है जो लैंड है, लैंड पे सनरेज डायरेक्ट पड़ रही हैं, ये ज़्यादा हीट होगा, लेकिन जो वाटर है वाटर कम हीट होगा। वाटर कम हीट होता है, लैंड ज़्यादा हीट होता है। तो जो जब यहाँ पे रेस पड़ रही हैं, ये वाली जो एयर है ये एयर ऊपर चली जाएगी लो वॉल्यूम होने की वजह से, डेंस पार्टिकल्स ना होने की वजह से। लेकिन जो यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो ये वाली एयर कहाँ मूव करेगी? ये वाली एयर इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। जो कंसेप्ट ऊपर था वही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो पानी है यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो ये वाली एयर जब यहाँ पे आएगी तो हमें ऐसा फील होता है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जब कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ एयर आएगी तो वो एयर हम लोगों को ठंडी फील होगी, कोल्ड फील लगेगी, ठीक है।
यही सारी चीज़ें इस कंसेप्ट के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर दी हुई हैं कि किस तरह से एयर क्रिएट हो रही है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को, अगर आपको समझ नहीं आया हो, सन है, हमारी अर्थ है, हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं। अर्थ के चारों तरफ क्या है? अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ये सन है। सन से रेज़ निकलती हैं, सन की जो रेज़ होती हैं उनको अर्थ एब्जॉर्ब करती है, सबको एब्जॉर्ब नहीं करती, कुछ वापस एटमॉस्फेयर में भेज देती है। इस प्रोसेस को री रेडिएशन बोलते हैं। अर्थ पे डायरेक्ट यहाँ पे रेज़ आ रही हैं, लेकिन अर्थ का कुछ एरिया ऐसा भी होता है जहाँ पे सन रेज़ डायरेक्ट नहीं आती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, बट यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे जो एयर है उसके पार्टिकल्स का वॉल्यूम कम होता है और वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ हाई प्रेशर होता है और मूवमेंट हमेशा हाई से लो की तरफ होती है। जब एयर की मूवमेंट हाई से लो की तरफ होगी, दैट विल बी नोन एज विंड, राइट। और कोस्टल एरियाज़ में ठंडी हवा फील होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि पानी है, पानी का टेम्परेचर कम होगा और जब उधर से एयर आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर आएगी तो हमको ठंडा फील होगा, हमको अच्छा फील होगा, राइट। अगर फिर भी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।